displaced from point 312 to a point 433 बताइए बेटा प्लीज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है और डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में तो नहीं दी गई, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म बनाने का हिंट दिया गया। देखो जरा कैसे हम जब भी कभी किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को दिखाते हैं फोटो में, तो सबसे पहले किसका सहारा लेते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस, इसका वेक्टर आई कैप, ये वाला वाई एक्सिस जे कैप, ये वाला जेड एक्सिस के कैप। और हर वेक्टर हर डायरेक्शन का अपना एक निजी यूनिट वेक्टर है। जैसे ये प्लस आई कैप तो ये वाला माइनस आई कैप, ये प्लस जे कैप तो ये वाला माइनस जे कैप, ये प्लस जेड कैप तो पीछे माइनस जे कैप, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, राइट। अब आपका जो पार्टिकल है या आपका जो ऑब्जेक्ट है एम मास का, ये मान लीजिए एम मास है, पता नहीं वो किसी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए 3, 1, 2। यहां से इस बॉडी पर एक फोर्स लगा और जब फोर्स लगा उसकी भी वेक्टर इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। फोर्स कितना दिया गया है? अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप न्यूटन। इतने फोर्स की वजह से ये आपका एम मास का पार्टिकल 312 से कितना सकता ये कहां कहीं पहुंचा? ये किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचा। इस पॉइंट की लोकेशन है, ये कोई पॉइंट आपका यही मास एम पहुंच गया यहां पर, इसकी पॉइंट का नाम डी है और इस पॉइंट की लोकेशन क्वेश्चन में दी गई है दूसरे नंबर 433। स्पेस में किसी पार्टिकल की जो लोकेशन दिखाई जाती है वो दरअसल उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थात x y z के हिसाब से दिखाई जाती है। तो जो पहला है वो x है, ये y है, ये z है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां किसका? इस फोर्स की वजह से, या मास यहां से यहां किसका? इस फोर्स की वजह से। तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में है। हमें अगर गलती से डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म मिल जाए तो बड़े आराम से सोच सकते हैं कौन सा फार्मूला आपको याद होगा। आप लोगों ने बंदर का बेसिक फार्मूला पढ़ा था कि बंदर इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट W बराबर F डॉट D। बशर्ते F किस में होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में, और D भी किस में होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में। तो S किस फॉर्म में है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में। तो क्या आपको इस M मास की A पॉइंट पर इनिशियल पोजीशन दिखाई दे रही है? ये इसकी इनिशियल लोकेशन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल लोकेशन, और ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल लोकेशन। तो बताओ बीच का गैप कैसे निकालोगे? तो आपको सर बीच का गैप इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बेटा r फाइनल माइनस r इनिशियल। सामान्य डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन वो भी यही कहती है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन लोकेशन। और लोकेशन खोल देते हैं। अच्छा बताना बेटा, जो हमको पॉइंट दिए गए हैं a और b, उनके कोऑर्डिनेट हैं 3, 1, 2, 4, 3, 3। इसमें ये वाला x, ये वाला y, ये वाला z, ये वाला x, ये वाला y, ये वाला z। ऐसा कुछ है? चलो पहले पोजीशन बताओ। पहले r का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है आपको कोऑर्डिनेट्स में i कैप, j कैप, k कैप लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए स्पेस में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वाला z एक्सिस है, और स्पेस में यहां कोई पॉइंट है बेटा x, y, z, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बताने वाले वेक्टर r का पूरा नाम होगा r बराबर, बोल के बताओ बेटा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तरीका क्या समझने का? तरीका क्या समझने का कि आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे होंगे? आप x एक्सिस पे चले होंगे, कितना? x, तो x चले इन डायरेक्शन ऑफ i कैप, फिर कितना चले? y एक्सिस में चले होंगे, कितना? y, कितना? j कैप, फिर z एक्सिस में चले होंगे z k कैप। तो कोऑर्डिनेट बन गया या पोजीशन वेक्टर बन गया r बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसी प्रकार से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, हाँ 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आगे बोलो बेटा, इस पॉइंट का 4i कैप 3j कैप 3k कैप बन गया। अब दोनों में चेंज कितना है भाई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस। तो क्या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका i कैप j कैप लगाना है। x में चेंज कितने का हुआ? x मतलब ये कौन सा पोजीशन? इनिशियल। ये कौन सी पोजीशन? फाइनल। तो हम देखने जा रहे हैं x का चेंज। तो x इनिशियली कितना था? 3, फाइनली कितना है? 4। चेंज कितने का हुआ? 4 माइनस 3 यानी 1। तो 1 का चेंज हुआ, क्योंकि चेंज x का इसके लगा देंगे हम लोग i, राइट? और बेटा ये है। अच्छा बताओ y में कितने का चेंज? बस जब धक्का लगा तो जो x कोऑर्डिनेट था वो 3 से 4 हो गया, तो x में चेंज हुआ 1 का इन डायरेक्शन ऑफ i कैप, इन डायरेक्शन ऑफ i कैप। y में चेंज कितने का होगा? y में चेंज हुआ 1 से y 1 था, 1 से 3 बन गया। कितने का चेंज आया? 3 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल। 3 माइनस 1 का मतलब 2 इन डायरेक्शन ऑफ j कैप। z की बात करें
तो z में चेंज हुआ, z इनिशियली 2 था और फाइनली 3 बन गया, चेंज हुआ 3 - 2 दैट मींस 1 एक है बेटा। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया था, ये देखिए फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म मिल गया। हम लगाने जा रहे हैं w बराबर बेटा f वेक्टर डॉट d वेक्टर। f कितना बोलते जाओ बेटा, अब बोलना पड़ेगा f कितना, हां जी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसका डॉट करने जा रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन से, चेंज इन पोजीशन मतलब x के चेंजेस, y के चेंजेस, z के चेंजेस विद i कैप j कैप k कैप। तो बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 1i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 1k कैप। करो बेटा डॉट करो। तो i का डॉट की खास बात क्या है, डॉट की सबसे खास बात है कि i का i से मल्टीप्लिकेशन j का, j से k का, बाकी सारे डॉट्स कैसे हो जाएंगे 0। तो i का i से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 = 3 और i डॉट i = 1 प्लस, अच्छा i का j के साथ डॉट कितना 0, क्योंकि i और j म्यूचुअली, और डॉट प्रोडक्ट में एंगल के नाम पर आता है cos थीटा, और cos थीटा में थीटा 90 तो cos 90। तो शॉर्टकट पे याद रखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते वक्त हम केवल i का मल्टीप्लिकेशन, j का मल्टीप्लिकेशन, k का मल्टीप्लिकेशन ध्यान देंगे, बाकी सब कितने हो जाएंगे 0। तो i का मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 × 1 हो गया 3i डॉट i बन गया 1, हो गया 2 × 2 कितना 4, j डॉट j कितना हो जाएगा 1 प्लस का 4 डॉट 1। अच्छा पहले न्यूमेरिकल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, अब k डॉट k कितना हो जाएगा 1। आंसर देखिए कितना, आई थिंक 4 4 8 8 3 11 इन टर्म्स ऑफ जूल। अगर फोर्स हमारा न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में है तो आंसर हमारा न्यूटन × मीटर यानी जूल में है। क्या कोई ऑप्शन किसी लोग का सही काम रहा हो, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा इसको भी डाउट हो, भाई सिंपल सी बात है, हमने थोड़ा सा इलैबोरेट किया, थोड़ा सा समझाया, इसके टाइम लगा, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से जरूर जिन लोग के दिमाग में डिफिकल्टी देख लें, वर्डन फाइंड आउट करने का तरीका है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करना। फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। फोर्स वेक्टर फॉर्म में पहले से दिया था, बच्चों फोर्स वेक्टर फॉर्म पहले से दिया था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया था, लेकिन वेक्टर फॉर्म निकालने की जानकारी दी गई थी। हमको इनिशियल पोजीशन दी गई थी, हमको फाइनल दी गई थी। हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स में इनिशियल कोऑर्डिनेट्स घटा दिया, अपने आप चेंज इन कोऑर्डिनेट्स आ गया। और चेंज इन कोऑर्डिनेट्स में i कैप j कैप k कैप लगा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में मिल गया, दोनों का डॉट कर दिया, आंसर आपके सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किस किस क्वेश्चन में डाउट्स हैं जल्दी बोले। अरे फोटो लो, इसको फोटो लो, डेट हो गया, फोटो लो, नोट ना करना, फोटो लो। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हो गया, कोई कठिन बात? अरे यार फोर्स पता कर रहा होगा यार, फाइंड द वर्क बाय फ्रिक्शन। सो बेटा हमने कहा ना किसी फोटो में कितने वर्क हो सकते हैं, इनफाइनाइट वर्क हो सकते हैं, जबकि आपसे जितनी बातें पूछी आप उतना बताओ। उसने इस क्वेश्चन में किसका वर्क पूछा है, तो हम फ्रिक्शन की बात करें। फ्रिक्शन कितना लगेगा पता कर सकते हो, पता करोगे ना, क्या म्यू mg लगेगा, कुछ अलग लगेगा, अलग लगेगा। क्यों, कैसे सेट करोगे, इधर काउंट कर रहा है f, तो f का नीचे आएगा sin थीटा, इधर आएगा cos थीटा, f sin थीटा नीचे, mg नीचे, तो mg और f sin थीटा दोनों मिलकर बनाएंगे नॉर्मल, तो f बराबर mg प्लस f sin थीटा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा fs बराबर म्यू इनटू n। कर लोगे, कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बेटा जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन 1 मिनट, 2 नंबर क्वेश्चन में किसे प्रॉब्लम, 2 मिनट 3 मिनट का बताओ। 2 नंबर 2 हां रहा है एक प्लेटफॉर्म जल्दी से, प्लेटफॉर्म पर क्या मास पड़ा तो राइट बेटा जी करेंगे, समझदार समझेंगे। अब बार-बार ये नीचे वेट कितना हो जाओ, इतना नीचे वेट होगा, प्रेसिंग एक्शन उतना लगेगा वहां पर, ऐसा नहीं होगा। जो इसमें एक और एडिशनल फोर्स दिया है, कहां से देखो, ये वाला फोर्स कितना बेटा, ये वाला F दिया, क्या F की लाइन ऑफ एक्शन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? अच्छा इसका एंगल कितना है, तो आपने देखा होगा इसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला ये एंगल कितना थीटा, तो आप इस लाइन को चाहे तो आगे बढ़ा दें, ये भी कितना होगा थीटा। अब F का लाइन ऑफ एक्शन नीचे है,
यहाँ से एंगल बता रहे थीटा, एफ के कर लो, फिजिक्स कहती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टेढ़ी दिखाई दे इसके कर लो कंपोनेंट, तो एफ का एक कंपोनेंट एफ का cos थीटा जो कि चलाने की टेंडेंसी रख रहा है, और दूसरा एफ का कंपोनेंट नीचे की तरफ एफ का sin ऑफ थीटा, राइट। अच्छा बताओ mg ने नीचे की तरफ किया प्रेसिंग एक्शन, साथ ही साथ f sin थीटा, यानी mg और f sin थीटा दोनों ने नीचे की तरफ मिलकर किया प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन, अगर यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों दिया गया है, तो चेक करने जा रहे हैं यहाँ कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। आइए चेक करते हैं, तो अवेलेबल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, Fs max बराबर न्यू मल्टीप्लाई बाय n, न्यू की जगह न्यू, n किसके बराबर mg प्लस f sin थीटा, पकड़ लेना mg प्लस f sin थीटा। अच्छा तो इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है कि काम भी करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मोशन की टेंडेंसी है। अच्छा एक बात और बता दें आपसे, एक बात और, इस क्वेश्चन में थोड़ी बातें और हिंट की जा सकती थी कि दरअसल f sin थीटा मोर देन है, ग्रेटर देन है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से, तो आप क्लियर कह सकते हो कि सर इतना ही फ्रिक्शन काम करेगा। है चलो कोई बात नहीं, हम वक्र निकालने जा रहे हैं। अच्छा वक्र का फार्मूला क्या होगा, सुनो ब्लॉक की जितनी वक्र थी तो इतना क्या छोड़ दो। अब बताओ वक्र का फार्मूला क्या होगा, वक्र फार्मूला होता है w बराबर f d cos थीटा। अच्छा फोर्स के नाम पर किस फोर्स का वक्र पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रिक्शन, फोर्स के नाम पर कौन आएगा फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट के नाम पर मान लीजिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया बेटा, कितना s डिस्प्लेस कर दिया, यहां कहीं पहुंचा दिया, तो फोर्स के नाम पर फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर s है। आंसर दीजिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ और फ्रिक्शन कहां लगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल, और cos 180 कितना, डायरेक्ट आंसर कितना, आंसर आएगा बेटा माइनस ऑफ fs, fs की जगह क्या है न्यू लिख दें, और न्यू किसके बराबर है न्यू mg प्लस f sin थीटा। आंसर ऑप्शन बेस काम करेंगे, पीछे काम कर रहा है बेटा फ्रिक्शन की जगह पर न्यू, और n की जगह पर काम कर रहा है mg और प्लस का f sin थीटा, और मल्टीप्लाई बाय s। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया है, क्या दूसरा क्लियर हो गया बेटा, तो कोई कठिन काम नहीं। अच्छा बताओ इधर बच्चों, इधर इधर, इसमें और भी कोई वक्र है क्या, इसमें और भी कोई वक्र है, हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से सारी बातें आंसर तक पहुंच के बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात सुनो, इसमें और भी कोई वक्र है क्या, इसका f का एक कंपोनेंट f cos थीटा आगे भी तो काउंट कर रहा है, इसका भी तो वक्र काउंट हो सकता है, बोलो जरा इसका वक्र कितना हो, f cos थीटा मल्टीप्लाई बाय s। फ्रिक्शन का वक्र कितना है, बोलो न्यू mg प्लस f sin थीटा इनटू s इनटू cos 180 माइनस डाउट तो नहीं। अच्छा नॉर्मल काम कर रही है कि खाली फर्जी लग रही है, फर्जी लग रही है, क्योंकि नॉर्मल कहां की तरफ वर्टिकली, और डिस्प्लेसमेंट कहां है हॉरिजॉन्टली, दोनों के बीच एंगल कितना है, एंगल 90 तो cos 90, तो नॉर्मल केवल लग रही है काम, mg भी केवल लग रहा है काम, काम केवल दो लोग कर रहे हैं, f का cos थीटा और फ्रिक्शन। हम सुन दो f cos थीटा का काम इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा लॉस कॉज करता है, क्या करता है, तो ये लॉस पे कहना चाहिए। क्या सवाल जब आएगा तब इसकी डिटेल बातें करें। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर को बताएं, क्या बताते 3 4 5 बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड बता दे, थर्ड कोई किसी को समस्या हो तो बता दीजिए, थर्ड वाले 2 मिनट लगे। थर्ड वाला सवाल तो आसान है, फोर्स फिक्स है कि वेरिएबल, पढ़ते रहो सवाल नंबर 3 में ध्यान से देखो, क्या x बदलने के साथ साथ f भी बदलेगा, क्योंकि f का एक्सप्रेशन दिया है f बराबर kx², अगर x चेंज होगा तो f भी, बताओ w बराबर f d cos थीटा की dw वाला
तो आई थिंक अगर dw लगाओगे तो क्या dw बराबर करो बेटा, बेसिक फार्मूला करो, dw बराबर f into dx into cos of theta। तो dw बराबर फोर्स के नाम पर बेटा कितना रख दिया जाए ax स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का नाम पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, और इसी तरह क्या कह रहा है ये जो फोर्स है पार्टिकल पर 60 डिग्री पर काम कर रहा। देखिए जरा समझिए, दरअसल पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है और इस पर लगने वाला फोर्स एक्स एक्सिस में पोजीशन के हिसाब से बदल रहा। प्लीज सुनो, ये पार्टिकल इस एक्सिस पर रखा है, मान लीजिए कौन सा पॉइंट है ओरिजिन, तो आप इसे धक्का लगाइए, धक्का जो लग रहा है वैसे लग रहा है, ऐसा ये धक्का एक्स एक्सिस से कितने डिग्री बना है, जो फोर्स है वेरी कर रहा किसके हिसाब से, एक्स स्क्वायर के साथ, F बराबर x स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए, जब इस पार्टिकल पर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री की डायरेक्शन पर धक्का लगेगा तो ये पार्टिकल अपनी लोकेशन चेंज करेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा जैसे जैसे आगे जाएगा x चेंज होगा, अगर x चेंज है, x यहां पर है, यहां x2 है, यहां x3 है, यहां x4 है, आगे जाने पर x लगातार बढ़ेगा, अगर x बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो फोर्स तो वेरी कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो हमारे पास दो फार्मूले आते हैं, w बराबर ft cos थीटा, ये वाला फार्मूला जो भी लगा है, ये वाला, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, और dw बराबर ft cos थीटा वेरिएबल फोर्स के लिए। तो हमने सेलेक्ट कर दिया कि हम वेरिएबल वाला लगाएंगे क्योंकि हमारा फोर्स वेरी कर रहा है, इतनी बात ठीक है। दूसरी बात क्या पता करें, दूसरी बात ये पता करें कि जो फोर्स का एक्शन है वो इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि वो इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे डिस्प्लेसमेंट से फोर्स 60 डिग्री पर काम कर रहा, तो थीटा के नाम पर 60 आ गया। अब फार्मूला क्या लगाओ, बोलो बेटा, dw बराबर f के नाम पर dx स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर dx, और cos थीटा में थीटा के नाम पर cos 60 डिग्री। तो dw बराबर dw इज इक्वल टू k कांस्टेंट है x स्क्वायर dx और cos 60 कितना होता है, 1/2, आई थिंक 1/2 आ रहा है। अब dw से कम नहीं चलेगा, हमको तो w चाहिए, w मतलब पूरा ऑर्डर चाहिए, कहां से कहां तक, पढ़ो जरा सवाल, कह रहा x1 से x2 तक, कह रहा जब ये फोर्स इसे x1 से x2 तक खींचता जाएगा तो कितना काम होगा, तो इंटीग्रेशन कर भी, इधर की इंटीग्रेशन कहां से, x1 से x2 तक, तो dw का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, w, k कैसा नंबर, कांस्टेंट, 2 भी कैसा कांस्टेंट, और कांस्टेंट में, कांस्टेंट के केस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कोई गड़बड़ नहीं, कांस्टेंट बाहर कर लो, इंटीग्रेशन में कौन फंसा, x स्क्वायर इनटू dx, लिमिट कहां से कहां तक, x1 से x2, k/2 बाहर, अच्छा बताओ x की पावर 2 का इंटीग्रेशन, पावर 1 बढ़ा दो और उतना ही नीचे कॉपी कर दो, तो पावर 2 से 1 बढ़ाओ कितनी, 3, और वही नीचे कॉपी कर दो 3, लिमिट कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। और बेटा अब जरा देखिए, 2 3 6 ये बन जाएगा k/6, पहले बाहर कर लिया। अब बताओ डब्बे के अंदर पहले कौन सी लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट, तो x की जगह पर x2 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब माइनस, अब लोअर लिमिट x1 का क्यूब। आई थिंक आंसर, कितने बच्चों का आंसर सही था, बताओ, बहुत ही शानदार, बेहद ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक, शानदार बच्चे गर्दा उड़ाते हुए 3 ना, चलो 4 नंबर। हाँ बेटा हम तो गर्दा बटोरेंगे, उड़ाओ, ये लिखा मैंने सीख, मारेंगे, टॉपिक भटकाओ नहीं, हमको पढ़ा दो चुपचाप, 4 लाइन भैया सिलेबस को सुनेगा, बहुत हो रहा है कल से, 2 दिन से ही चल रहा, सिलेबस कम नहीं कर, कुछ नहीं, कोई कम नहीं, हम पूरा पढ़ा देंगे, हमको पढ़ाना सारा, देखा ना, देखा नीट को अभी नहीं करना चाहिए, ये बात करीब करनी चाहिए वही लास्ट में, सिलेबस कम हो गया, तब तक बच्चा सब पढ़ ले, फिर बैठ के अफसोस करेगा, 7 वर्ष से खिलवाड़ी को करना है, एक डेट नहीं दे पाते कभी, पिछली बार रिजल्ट में अपना हुआ है, जो बच्चा 550 पार है, वो एक्चुअली सिलेक्शन में अंदर था, तो जो अंदर इस समय बाहर था, ये अंदर बाहर जो हुआ है, तो स्विचिंग हुई है सीट्स की, ये केवल लॉकडाउन की वजह से और अनसर्टेनिटी की वजह से, गवर्नमेंट पर जो पब्लिक है, जो हमारी
डेमोक्रेटिक कंट्री की जनता है वो इतना भरोसा करती है, अरे सुन लो बिटिया बोल रहे हैं मतलब क्या है? जो डेमोक्रेटिक कंट्री का भरोसा रहता है वो ये रहता है कि हाँ चलो जो ऊपर डिसीजन लिए जा रहे हैं हायर अथॉरिटी से वो एकदम सही लिए जा रहे हैं, वो लोग केवल तमाशा करते हैं। माना कोरोना की स्थितियां बहुत गंभीर थी, आज कोरोना कहां से आएगा, खत्म हो गया क्या? अभी भी तो है, सबको वैक्सीन लग गई है, इसके चेहरे पे मास्क है, चेहरे पे देखो, बोलो सिंपल बात बोला है ना, मेरे चेहरे पर ना गवर्नमेंट कोई भी इतना बड़ा नेता अभिनेता हो, इतना बड़ा पत्रकार हो, सबको ही मास्क लगा है, सब मेरा फ्री ऑफ मास्क घूम रहा है। क्या कोरोना खत्म हो गया? कोरोना स्टिल है, अभी भी है हमारे आपके बीच में, हम सबको हो भी चुका है, हम सबको कोरोना हो चुका है, टेंशन ना लो, सर्दी जुकाम बुखार जिनको हुआ तो कोरोना हो चुका है, और सब टेस्टिंग करा लो, इस वाले इन दावे से कह सकते हैं सबके अंदर एंटीबॉडीज निकलेगी। असल में है क्या कि जो बच्चे हैं ना वो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को एक सर्टेन डेट दे देनी चाहिए कि ये चीजें हैं, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। 18 इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम में से एक एग्जाम नीट का एग्जाम, जेईई का सिलेबस ही निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, आप जनवरी आ रही, आप फॉर्म लॉन्च नहीं कर पा रहे, आपके पास प्री प्लानिंग्स नहीं है, क्या मतलब है? सरकार किसी को मतलब नहीं, सरकार बदल देनी चाहिए, क्या कहते हैं? इतना मारेंगे ना मैं कई जगह बदला मिलेगा हमारा सर्टेन डेट नहीं आती है। सवाल नंबर 4 देखो। अच्छा बस बेटा शांत, तो मेरे कहने का मतलब है कि चीजें टाइम से आप प्लीज आप एक बात बताते हैं, आपने अगर लास्ट टाइम के लॉकडाउन से कुछ सीखा तो सीख लीजिए, जीवन ने कितने भी उतार चढ़ाव आए अपनी गति मेंटेन करो, मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एटलीस्ट। अगर अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहो, फ्लक्चुएशन मत आना बेटा। लाइफ में तो कंसिस्टेंसी से चलते हैं वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, बस मत होना। चलो भाई, अच्छा भाई तो 3 नंबर सवाल हो गया, 4 नंबर बता देगा। 4 नंबर सवाल कुछ नहीं, बिल्कुल हलवा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन है n मास का, उसको किसी l लेंथ के धागे से बांध दिया गया है और इसको सर्कल में घुमाया जा रहा है, वक्तन विल बी, क्वेश्चन गलत है, निहायत गलत क्वेश्चन। अरे यार वक्तन किसका वक्तन भाई, तुमको दिखाते हैं, फोटो देखो, फोटो देखो, m मास l लंबाई, तो विद्वान ने आंसर निकाल लिया और दूसरी बात हो जीरो सजीरो, आप सही हो, आप इतनी बार क्वेश्चन को कर चुके हो कि क्यों आता है। असल में अपने l लंबाई के धागे से कोई m मास का स्टोन माना, प्लीज करेक्ट हो जाओ बेटा, काफी देर हो गई 10-15 मिनट हो गए क्लास शुरू हुए, इसलिए आप करेक्ट हो जाएं। m मास का कोई स्टोन आपने l लेंथ के धागे से बांधा और इसे आप वर्टिकल सर्कल में घुमाने लगे, जैसे ही घुमाओगे आई थिंक धागा टाइट होगा, धागा टाइट तो धागे में अगला टॉपिक सर्कुलर मोशन है, उसमें सब बातें आएंगी, टेंशन होगा। और टेंशन कैसे काम करेगा तो आपने कहा सर टेंशन कैसे काम करेगा, इसका सबसे अच्छा टिप हो सकता है धागा लटका दो जरा 1 मिनट के लिए, तो जैसे कहोगे mg कहां की तरफ, लेकिन अगर आपने इसे पकड़ रखा है, अगर आपने इसे पकड़ रखा है तो पकड़ते वक्त हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, बिल्कुल दिक्कत नहीं, दोनों बातें बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए m मास, आप इसे सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हो, सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए धागा टाइट होना आवश्यक है, और धागा टाइट होगा तो धागे में होगा टेंशन, टेंशन एक्ट ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द मास। टेंशन यहां काम करेगा अंदर की तरफ, यहां काम करेगा टेंशन बाहर की तरफ। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, इसके इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट को देखना बेटा, किसी वक्त इसकी वेलोसिटी का टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, सर्कुलर पाथ पर चलते वक्त इस पार्टिकल की वेलोसिटी हर क्षण बदल रही है, ध्यान से देखो, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट अभी ऐसा, थोड़े इंस्टेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा, थोड़े इंस्टेंट के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा। तो आई थिंक पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी और पार्टिकल पर काम कर रहे रेडियल यानी त्रिज्या के अलोंग टेंशन के बीच हमेशा एंगल कितना मेंटेन रहेगा, 90। पार्टिकल की इंस्टेंट वेलोसिटी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच हमेशा एंगल कितना मेंटेन रहेगा, 90। अच्छा एंगल 90 तो थीटा 90। तो अगर हमसे कोई कहता है कि फाइंड द वक्र बाय टेंशन, W टेंशन, तो W टेंशन का फार्मूला W बराबर F D cos थीटा, फोर्स के नाम पर बॉन्ड टेंशन। हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो लेकिन थीटा कितना 90, तो ये हो जाएगा cos of 90 और cos 90 कितना बेटा 0, सो वक्र कितना 0, तो टेंशन का वक्र इस पूरी फोटो में कितना 0। अब अगर हमसे कोई पूछता है
सुना बेटा, किसी भी सर्कुलर पाथ में, हेलो, किसी भी सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल पर काम करने वाला टेंशन दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, चाहे वो सर्कल हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो सर्कल तो वर्टिकल सर्कल भी लिख लो चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, एल लेंथ का प्रागा, नीचे एम मास, ये इसका वर्टिकल सर्कल, ये इसका टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, एक इंस्टेंट की डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो किसी वक्त हो रहा है, बात सुनना, किसी वक्त हो रहा है, पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी वक्त हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और उस वक्त काम कर रहा है फोर्स के बीच एंगल हमेशा कितना, हमेशा 90 और एंगल 90, तो cos 90 0 cos 90 0 मतलब भगदड़ भी, दरअसल टेंशन कोई वर्क ही नहीं कर रहा, वर्क तब माना जाएगा जब टेंशन धागे में लगते लगते इस एम मास को अपनी ओर खींचने में सफल हो। हमने काम किया कि नहीं किया? हमने कोई काम नहीं किया, क्यों? हमने एफर्ट तो किया, लेकिन हम एफर्ट की वजह से इस कुर्सी को डिस्प्लेस नहीं कर पाए। अब बोलो किया, क्योंकि हमने एफर्ट भी किया, हमने इसको डिस्प्लेस भी, अच्छा सपोज करो हमने खींचे इसे अपनी तरफ, भाई हमारे परपेंडिकुलर भाग जाए, तो क्या ये मेरी बात मानी कि किसी और की मानेंगे? हमने थोड़ी ना काम किया। हम वर्कडन तभी मानेंगे जब डिस्प्लेसमेंट का कुछ पार्ट ही, चाहे जरा सा पार्ट, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जरा देखिए, ये समझाने वाली बात थी, न्यूमेरिकल बात आप ऐसे नहीं W बराबर FD cos थीटा से, इतनी बात ठीक है? एक बात बताओ, इस फोटो में कितने फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो मुझे दिख रहा है टेंशन, आपको भी दिख रहा है टेंशन, और कोई काम कर रहा है क्या? कौन काम कर रहा है? बॉडी का वेट, बॉडी का मास का काम करता है यार, बॉडी का वेट। अच्छा वेट कहां काम करेगा? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? टेंजेंशियल, तो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली अंदर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, फिर से बोलो एंगल कितना? 90। ग्रेविटी का टिक नीचे की तरफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल फिर से कितना? और एंगल 90, तो फिर से वेक्टर कितना? 0। इस केस में दरअसल कोई वेक्टर नहीं है, कोई वर्कडन ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना ही ग्रेविटी कोई वर्क कर रही, ना ही कोई टेंशन वर्क कर रहा। क्या 5वां नंबर टिक नहीं किया था? अच्छा, तो 5वें नंबर टिक नहीं किया तो एक काम करें, हम लोग आगे तो बढ़ेंगे 5वें नंबर के करस्पॉन्डिंग एक भी डालें, ऐसा पढ़ते भी चले, रेट डाल दीजिए। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन kinetic energy and momentum. Relation between kinetic energy and momentum. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन, ठीक? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलो सबसे पहले बेसिक बातें बताओ और ध्यान से सबका कनेक्शन बोर्ड की तरफ। सपोज करो कोई मास है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर मूविंग, मास के पास कुछ वेलोसिटी भी, कितनी वेलोसिटी है? v। अच्छा बताओ इस बॉडी के पास केवल मास है कि वेलोसिटी? मास है, वेलोसिटी है या मोमेंटम? हमने इस चीज को पढ़ाया है कि जब भी हम कभी किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का कंबाइंड स्टडी करते हैं, दरअसल हम उसकी मोमेंटम स्टडी कर रहे होते हैं। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी कैसा होगा? तो मोमेंटम बराबर मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अच्छा पार्टिकल के पास मास है? बिल्कुल है। वेलोसिटी? बिल्कुल। मोमेंटम? बिल्कुल है। इस पर अगर आपसे कहें कि इस पार्टिकल के पास कैसी काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जनरल रिजल्ट होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। अब हम चाहते हैं कि हम मोमेंटम वाले टर्म और काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को आपस में कोरिलेट करके कोई नया फार्मूला डिजाइन करें। देखना जरा, जो हमेशा हमें सवालों में काम आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ke बराबर हाफ रहेगा mv²। ऊपर और नीचे आप सिमिलर टर्म का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मतलब m का ऊपर मल्टीप्लाई m का नीचे डिवीजन। एक ही क्वांटिटी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवीजन करने से मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो बन गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m² v²। क्या इसे mv² लिख सकते हो? अपॉन में आ जाएगा m। आप कहीं भी देखेंगे इसे
E के भी लिखते हैं, एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ सिंबल ऑफ, यदि एक संकेत है काइनेटिक एनर्जी लिखने का, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर, बोलो बेटा, mv मिला दोगे तो क्या बनेगा, p बन जाएगा। mv मींस मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, वेक्टर डालो, mv इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। बोलो भाई क्या की बातें कर रहे हैं, किसी के पास इसमें कोई डाउट, कोई समस्या? अब जरा आगे चलिए, अब देखिए रिलेशन आ गया, रिलेशन हमेशा काम करेगा। अच्छा, एक रिलेशन ये काम करेगा, प्लीज सुनते जाना, हम सवाल भी करा देंगे सीमा। एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन और बनेगा, जैसे रिलेशन आ गया बोलते जाना, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, बोलो 2 into m into काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर हो जाएगा। अब ग्राफ खींचने जा रहे हैं, जितने ग्राफ चाहिए सब बना लेंगे, 100 ग्राफ बना लेंगे, बस बात पकड़ना कैसे पूछना। पहला एक एक्सेस हम लेंगे बेटा, एक एक्सेस हम ले लेते हैं मोमेंटम का, और एक एक्सेस ले लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी का। और ध्यान से बताना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ कुछ भी हो सकता है। कुछ ग्राफ का बेसिक आइडिया लेते हैं, कुछ ग्राफ का बेसिक आइडिया, फॉर एग्जांपल पकड़ना बात को, अगर y की 1 पावर x की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, इस संबंध लीनियर है कि कर्व है? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे, तो इन दोनों के बीच का लीनियर रिलेशन, तो अगर y बराबर mx टाइप का रिलेशन आया तो मैं इसे लीनियर मान करके चलूंगा, ऐसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, राइट? अच्छा बताइए जरा, और बताइए, अगर गलती से इक्वेशन ऐसा आता है y स्क्वायर बराबर 4ax, बोलो बेटा, हम फिर से दो एक्सेस का सिलेक्शन कर लेंगे, x एक्सेस और y एक्सेस। आंसर देखिए बेटा, हम तो कहते हैं, अच्छा बताओ y की x की पावर 1 है कि कुछ अलग है? क्या 1 2 पावर है? किसी की 2 है, किसी की, अच्छा जिसकी 2 पावर होती है उसके बताओ रिलेशन लीनियर है कि कर्व है? और कर्व में ये स्पेशल टाइप है पैराबोला। कर्व में कौन है? अब पैराबोला बेटा, आपका पैराबोला की फोटो याद है ना? पैराबोला की फोटो कुछ ऐसे या ऐसे बनेगी, लेकिन हमें पकड़ना है कैसे बनेगी, तो पकड़ने का तरीका क्या है? जिसकी 2 पावर उसके दोनों एक्सेस कवर होंगे, ऐसा सोचते हैं। तो पावर किसकी 2 है, तो y ऊपर भी कवर होगा और नीचे भी कवर। एक जनरल बेसिक आइडिया दे दिया मैंने, ठीक? अब जरा आ जाओ, वापस काम पे आ जाओ, वापस काम पे आ जाओ। हमने देखा किसी बॉडी के पास मास है, किसी बॉडी के पास वेलोसिटी, मास के पास बॉडी के पास मास के साथ वेलोसिटी, एक बॉडी के पास मोमेंटम, बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन आ गया k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2, हम इन दो के बीच का रिलेशन खींचना चाहते हैं। फोटो खींचिए चलिए। ke और p के बीच रिलेशन कैसा है? 1 पावर का है कि 1 2 पावर? बहुत जल्दी समझ देना, ये कौन है? मोमेंटम, और ये कौन है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन 1 पावर का है कि 1 2? लीनियर है कि कर्व है? कर्व में क्या पैराबोला है? जिसकी 2 पावर होगी उसके दोनों एक्सिस कवर होंगे, तो क्या p इधर भी कवर होगा और इधर भी कवर होगा? सुनिए, बॉडी के पास चाहे पॉजिटिव मोमेंटम हो और चाहे बॉडी के पास नेगेटिव मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। हेलो, 0 पॉजिटिव मोमेंटम, नेगेटिव मोमेंटम, पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इधर कैसा है, इधर कैसा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे भी स्केलर क्वांटिटी है, और ये काइनेटिक एनर्जी बनी किससे किससे? हाफ पॉजिटिव नंबर, मास ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हम कहते हैं चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ, दूसरा 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 नेक्स्ट, किसके किसके बीच खींचे? आइए दूसरे ग्राफ खींचते हैं हम लोग। दूसरा ग्राफ हम लोग खींचने जा रहे हैं, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। प्लीज सुनते रहो, कैसा रिलेशन है के बीच का? अरे लिखा हुआ है, पढ़ के बता दो। हम देखें p बराबर, कैसे सेपरेट कर लें? ये लिख सकते हो आप अंडर रूट के अंदर 2m और अंडर रूट के अंदर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे देखो इसकी कितनी पावर और इस पूरे एक्सप्रेशन की भी कितनी पावर? 1। क्या 1 पावर है? रिलेशन लीनियर है कि कर्व? और लीनियर का मतलब जैसे जैसे ये टर्म बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी, तो दोनों के बीच रिलेशन है। जैसे देखो p y एक्सिस पर है, रूट काइनेटिक एनर्जी x एक्सिस पर है, दोनों की 1 पावर। 1 पावर का मतलब रिलेशन लीनियर। आई थिंक ग्राफ ऐसा बने।
तो आप पकड़ते चलना, इतनी बार डन। अब देखो मेरा ग्राफ किसके किसकी बीच में है, तीसरा ग्राफ। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 6 नंबर 5। अब देखिए ग्राफ किस, बहुत ध्यान सुन, बहुत अच्छा ग्राफ है। किसके किसके बीच का है, बोलो बोलो बोलो। अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी और 1 अपॉन मोमेंटम के बीच का ग्राफ। तो अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और 1 अपॉन मोमेंटम, तो इसमें लिया 1 अपॉन मोमेंटम, इसमें लिया अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हेलो, क्या एक देखो, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, पकड़ना बात को, आपने क्या सीखा उसको पकड़ो। आप क्या खींच रहे हो, ग्राफ, और ग्राफ खींचने से पहले आपको क्या चाहिए, पैटर्न। पैटर्न ये तो आपको पता है, सामने सामने 1 पावर तो लीनियर और 1 पावर तो कर्व। तो पैटर्न पकड़ने के लिए रिलेशन पता होना आवश्यक है। रिलेशन ये लिखे, तो अगर रिलेशन पता होगा तभी पैटर्न पकड़ पाओगे, और पैटर्न पकड़ लोगे तो ग्राफ बन जाएगा। ओवर, ये बात समझ आ गई ना। अच्छा बताओ, यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, रिलेशन। रिलेशन से क्या मिलेगा, पैटर्न, और ग्राफ बन जाएगा। तो बताओ इनके दोनों के बीच कोई रिलेशन होता है क्या, कतई कोई रिलेशन नहीं होता, कतई कोई नहीं होता। देख लो, चेक कर लो भैया, देखो अजीब बातें अजीब लिखी है। क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ, ये क्या लिखा, मोमेंटम नहीं लिखा, 1 अपॉन मोमेंटम लिखा। तो बात ये देखो, आपको तो काइनेटिक एनर्जी या रूट काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच का रिलेशन पता है, 1 अपॉन मोमेंटम नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो पता उससे जुगाड़ लगा सकते हैं, खतरनाक जुगाड़ लगा। आइए जुगाड़ करते हैं, चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, ध्यान से देखना। वैसे तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, बोलो जल्दी बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ ना जी। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, P बराबर, अरे दूसरा वाला बोल, दूसरा वाला, ये वाला नहीं, P बराबर अंडर रूट के अंदर 2 into m into। अच्छा क्या यही एक ऐसी बात है जो थोड़ी थोड़ी मिलती दिख रही है, थोड़ा सा मामला उल्टा सीधा तो सही कर ले, बराबर है ना। अच्छा बताइए, आंसर दीजिएगा। मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी, काश ये ग्राफ रूट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का होगा, ग्राफ कैसा आता है, देखिए रूट काइनेटिक एनर्जी और 1 अपॉन मोमेंटम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा एक बात और बताओ, इसका इससे क्या रिलेशन, क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स दिखते हैं। अच्छा मतलब अगर मोमेंटम बढ़ेगा, हेलो हेलो, ये बढ़ेगा तो ये वाला टर्म, हम फिर से बोल रहे बेटा, 1 अपॉन मोमेंटम का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ मोमेंटम। तो अगर अब मोमेंटम बढ़ेगा, आंसर दीजिए, तो ये वाला टर्म घटेगा, और अगर ये वाला टर्म घटेगा, ना एक बात तो समझना, आप ऐसा भी कह सकते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा कि हम इसको लिखते ही ऐसा, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक। मैं बताना चाहता हूं इस वाले टर्म के बारे में क्या करें, ये वाला टर्म कहां दिया गया, हम देख रहे हैं हमें किसकी डिमांड है, हमें ग्राफ में 1 अपॉन मोमेंटम और रूट काइनेटिक एनर्जी की डिमांड है। जो चीज क्वेश्चन में इस्तेमाल करी गई है उसको लिख करके सोच रहे हैं। तो 1 अपॉन मोमेंटम वाले टर्म पर अगर ध्यान दोगे तो 1 अपॉन मोमेंटम वाला टर्म एक्स एक्सिस पर है और रूट काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर। ध्यान देना, ग्राफ का पैटर्न पकड़ने जा रहे हैं आपके, मुझे सरल सरल सवालों के जवाब देना। ध्यान से देखो, आगे जाने पर जो भी क्वांटिटी यहां लिखी वो बढ़ती, अरे यहां एक्स एक्सिस लिखा होता तो एक्स बढ़ता, मोमेंटम लिखा होता तो मोमेंटम बढ़ता, 1 अपॉन मोमेंटम लिखा है तो 1 अपॉन मोमेंटम बढ़ेगा। तो आगे जाने पर 1 अपॉन मोमेंटम, जल्दी बोलो, आगे जाओगे तो ये वाला टर्म बढ़ेगा। अच्छा ये वाला टर्म बढ़ेगा तो इसका मतलब ये वाला घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, और ये घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो जैसे जैसे आगे जाओगे, आंसर दीजिएगा, वैसे वैसे 1 अपॉन पी बढ़ेगा, और 1 अपॉन पी बढ़ेगा तो पी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, तो आगे जाओगे तो 1 अपॉन पी बढ़ेगा, 1 अपॉन पी बढ़ेगा तो पी घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी। ग्राफ का नेचर, इसके आगे जाने पर ये डिक्रीज करेगा। ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। देखिए कोई ग्राफ है, समझ पा रहे ना, कोई समस्या, कोई समस्या। कितने बच्चे अभी बाउंस हैं, ये सब तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा। आपको ग्राफ में जितनी बातें कही जाएं आप उनको मद्देनजर रख के सोचिए। ग्राफ में क्या दिया था, परफॉर्म मोमेंटम, और कौन दिया था, काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा सब कुछ छोड़ दिया कि हमें पता है, ये कंफर्म पता है, तो जो बात दी गई है ग्राफ में उसको लिखा। हमने कहा परफॉर्म मोमेंटम क्या होगा, आपने कहा सर आगे एक बात सोच सकते हो
कि ग्राफ में आगे जाने पर ग्राफ की जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो बढ़ती है। अरे ऊपर जाने पर काइनेटिक एनर्जी का रूप बढ़ेगा, इधर जाने पर 1 अपॉन मोमेंटम बढ़ेगा, तो आगे जाओगे तो 1 अपॉन मोमेंटम बढ़ेगा। अच्छा मतलब 1 अपॉन मोमेंटम बढ़ना मतलब मोमेंटम का घटना। अरे रेसिप्रोकल ऑफ मोमेंटम बढ़ रहा। हेलो यार ये नंबर क्यों बढ़ रहा है? ये नंबर बढ़ना, इस नंबर का बढ़ना चाहिए, दोनों का संबंध कैसा है? उल्टा उल्टा उल्टा। तो अगर इसका उल्टा बढ़ेगा तो सीधा घटेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 1 अपॉन मोमेंटम का बढ़ना मतलब मोमेंटम का घटना, मोमेंटम घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो आगे जाओगे तो 1 अपॉन पी वाला टर्म लगातार बढ़ता जाएगा और 1 अपॉन पी के बढ़ने के साथ ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाएगी। क्या स्ट्रेट लाइन लग रहा है? इनवर्स रिलेशंस हमेशा हाइपरबोलिक तरीके से घटते हैं। इनवर्स रिलेशन हमेशा हाइपरबोलिक तरीके से घटते हैं। छोटा सा डेमो देते हैं, तुमने शायद पढ़ा, अपनी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा। याद करो पीवी बराबर अगर प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल है, क्या नाम है? आइसोथर्मल में टेंपरेचर कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, तो तीनों कांस्टेंट हो गए। क्या पीवी बराबर कांस्टेंट लिखते हो? तो पी बराबर लिख देते हो कांस्टेंट अपॉन पी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्सली। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो पी के बढ़ने के साथ साथ पी लगातार घटता है। या तो ग्राफ कैसा था? लीनियर था कि कर्व था? जितने भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होते हैं वो रेक्टेंगुलर तरीके से ही घटते हैं, कर्व तरीके से घटते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं घटते। सुनो भाई गलती मत करना, इधर देखो इधर देखो, क्लियर कर दे यार, आगे तक गलती करो। क्या की बातें नोट कर ली? फिर हमको जल्दी नोट करो, 1 मिनट का समय, फिर आपको समझाते हैं, फिर आपको डिफरेंस बताते हैं कब ऐसे घटेगा कब ऐसे घटेगा। आंसर देखिए प्लीज आंसर देखिए। हेलो बातें नहीं यार, आपका डाउट भी क्लियर कर देते हैं। ये एक्सेस कौन सा? ये वाला, ये कौन सी लाइन? अरे बोलते जाओ यार, अब उम्मीद न करो तो 10 बार नहीं सिखाते हैं। y बराबर mx, ये कौन सी? y बराबर mx प्लस, ये कौन सी है? y बराबर mx माइनस c। तीनों ही रिलेशन कैसे? लीनियर। इसका इंटरसेप्ट कितना? 0। इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव। क्या लॉजिक समझ में आया? सबके स्लोप कैसे? सबके स्लोप कैसे? क्योंकि सारी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से, ये भी 90 से और ये वाला भी 90 से, तो जितनी भी लाइंस 90 से कम वाले स्लोप की होगी सबका प्रोग्रेशन है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सारे ग्राफ ऐसे बने। आंसर देखिए, दूसरी बात समझिए, आंसर दीजिएगा। अगर ये y बराबर प्लस mx है, ये y बराबर माइनस mx। हेलो ये y बराबर माइनस mx और प्लस इंटरसेप्ट है। ये y बराबर माइनस mx माइनस इंटरसेप्ट है। लास्ट वाला जो ग्राफ आया था क्या वो लीनियर रिलेशन का था क्या? बोलो लास्ट वाला ग्राफ, अभी आपने ग्राफ खींचा था 1 अपॉन p और अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बीच में। कैसा था? तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा था? आपने कहा बहुत सिंपल सी बात, चीज हम बता सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं। कैसे ग्राफ करें, कैसे जुगाड़ करें? पकड़ना ध्यान से। हमने कहा अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू 2 इनटू मास बराबर मोमेंटम, या ऐसा लिखते हैं इस बात को, मोमेंटम बराबर अंडर रूट के अंदर 2 इनटू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट? अच्छा बताओ इसका अपने उल्टे के साथ कैसा रिलेशन? इनवर्स का। हमने आपसे कहा ग्राफ में आगे जाने पर कौन बढ़ेगा? 1/p बढ़ेगा। अच्छा 1/p बढ़ेगा तो p, और p के ठीक सामने लिखी काइनेटिक एनर्जी, अगर ये घटेगा तो ये भी, तो आगे जाने पर यानी 1/p के बढ़ने के साथ साथ ये घट रहा है। घटे मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का रिलेशन इनवर्स रिलेशन कैसा है? फर्क है। ये लीनियर रिलेशन। हेलो ये लीनियर रिलेशन और ये इनवर्स रिलेशन। अच्छा देखो ये लीनियर रिलेशन, ये ग्राफ लीनियरली डिक्रीज केवल तब होते हैं जब रिलेशन लीनियर हो, स्लोप नेगेटिव। ग्राफ कर्व के फॉर्म में कब घटेगा? कर्व कब बनेगा? जब रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर देना बेटा, आंसर दीजिएगा, उम्मीद करता हूं सही आंसर दोगे।
रिलेशन है कि कर्व है? स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव? तो ग्राफ डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? ये समझ पाए? अच्छा बताना जरा सा। एक्स और वाई के बीच का अब रिलेशन कैसा है? लीनियर है कि कर्व है? कर्व, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। लीनियर है कि इनवर्स है? और इनवर्स में ग्राफ का पैटर्न लाइन जैसा बनेगा कि कर्व जैसा? कर्व जैसा। अब क्लियरिटी आई? चलो नेक्स्ट बताओ, कुछ बात करो और सुनते जाओ। एक और सवाल देखो जरा, सवाल नंबर 21 पर आ जाओ। तो यहाँ निपटा लेते सवाल नंबर 21। अगर किसी पार्टिकल की बदले kinetic energy of a particle is increased by 300%। तो सुनो, जितने भी प्लीज सुने, हम ओनली सवाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखो, सुनते जाओ। आपसे अगर कहता है कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा दी, इसका मोमेंटम कितना बढ़ जाएगा, ऐसे सवालों पे करना क्या है, तरीका समझो। सवाल नोट नहीं करो तो पहले समझो, ठीक है? चलो मान लीजिए कोई पार्टिकल का उसका मोमेंटम कितना है, बोलो पहले तो समझो, बोल के देखो। किसी पार्टिकल का मोमेंटम कितना है? b। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे मान लीजिए कि दोनों के बीच रिलेशन कितना है? अरे बगल में लिखा, आपने रब तक नहीं किया। a बराबर b²/2। किसी ने हमसे कहा कि इसका मोमेंटम इंक्रीज कर दो 300%। कितने परसेंट? मोमेंटम 300% बढ़ा, जैसा कहे वैसा कर दो। अच्छा, इंक्रीज करने से मोमेंटम यही रहेगा कि चेंज होगा? तो ये है पुराना वाला, अब आएगा नया वाला। तो नया मोमेंटम p नया बराबर, आपने कहा सर p नए में पुराना तो रहेगा ही रहेगा, पुराना तो रहेगा है, पुराने का 300% और बढ़ जाएगा। पुराना प्लस पुराने का 300/100। परसेंटेज निकालने का तरीका, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अपॉन 100। फिर सुनना, पहले मोमेंटम p था, काइनेटिक एनर्जी मान लो के ही थी, हर सवाल को इधर करोगे, और दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा था। आपने कहा सर मोमेंटम 300% बढ़ गया, यानी मोमेंटम चेंज हो गया, तो नया मोमेंटम बराबर पुराना तो रहेगा प्लस पुराने वाले का 300% और बढ़ा दिया। अब ध्यान से लो, कितना हो गया? 0 0 0 0 कैंसिल, 3p + p बराबर 4। मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है तो काइनेटिक भी नहीं। काइनेटिक बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, होते जाओ। अच्छा, p²/2m था जब मोमेंटम p था, अब मोमेंटम कितना है? तो p की जगह अब आ जाएगा 4p का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर/2। मास वही, 2 वही, मोमेंटम चेंज कर दिया। आंसर बोलिए कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16p²/2। बहुत ध्यान से बताना, ये कौन है? क्या ये पुरानी काइनेटिक एनर्जी है? सो नई काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स ऑफ पुरानी काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज परसेंटेज चेंज? इस समझते चलना, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है नया, हम कैसे पढ़ते हैं, माइनस पुराना अपॉन पुराना मल्टीप्लाई बाय 100। सही तरीका क्या है, सही अप्रोच क्या है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल या चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज का मतलब क्या होता है? नए पुराने का डिफरेंस, और विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना वाला मल्टीप्लाई बाय 100। देखो चेंज कितने का है? चेंज देखो, नया माइनस पुराना, नया है 16 माइनस पुराना है, नया है 16 ke और पुरानी काइनेटिक एनर्जी है ke, तो डिफरेंस कितने का आ गया बेटा? 16 ke और ke का डिफरेंस कितना है? 15 ke। अब पुरानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ke मल्टीप्लाई बाय 100, ke से ke कैंसिल, कितनी बढ़ गई? 1500%। क्या मेरा समझ पाए? समझ रहे हो? कोई नाम क्वेश्चन चेंज कर दिया, कोई बात नहीं समझाने के, क्या तरीका समझ आया? प्लीज समझो। इस अगला सवाल तुम खुद क्यों लगाओ, क्या तरीका समझ आया? हमने क्या चेंज किया? हमने मोमेंटम चेंज किया। चेंज करने का तरीका क्या है? पुराना तो रखना ही रखना है, जो चेंज आया उतना और बढ़ा दो, जो चेंज आया उतना और घटा दो, नया मोमेंटम तैयार कर लो, नए मोमेंटम से नई काइनेटिक सोच लो, और नई काइनेटिक की मदद से चेंज का परसेंटेज निकाल लो। क्या क्वेश्चन हो जाएगा? आप करो 21 नंबर अपने मन से। अभी 21 नंबर नहीं, परसेंटेज ऐसा नहीं होगा, छोटे परसेंटेज होते हैं, दिखाते हैं पहले इतना तब बता देना।
ये सवाल 21 नंबर नहीं बेटा, एग्जांपल दिया हमने। 21 नंबर इसी के जैसा है, तो इसको नोट कर लो चाहो तो फिर 21 नंबर करो। 21 नंबर में देखो मेरा क्या चेंज किया। अच्छा, जैसा चेंज कहे कृपया आप वैसा ही चेंज करना। चलो 21 नंबर सवाल। There are kinetic energy of particle increase by, बेटा प्लीज सुनो। 21 नंबर किससे हो गया? सुनो एक बार सुनो बेटा। पहले मोमेंटम कितना मान बोल बेटा, मोमेंटम सो गए तुम सबके। पहले मोमेंटम कितना और काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, और दोनों के बीच का रिलेशन कितना? AE बराबर p²/2। क्या चेंज कर रहा है? मोमेंटम चेंज कर रहा है। काइनेटिक कितनी थी? KE, इसको कितना बढ़ा दिया उसने? 300%। तो 300% आप ही बढ़ा दीजिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो वही रहेगी, चेंज होगी? अब चेंज होगी तो नई काइनेटिक एनर्जी बोलो बेटा कितनी होगी? प्लीज ध्यान दो। नई काइनेटिक बराबर बोलो। अरे पुरानी तो रहेगी प्लस पुरानी का कितना परसेंट? 300% बढ़ जाएगा, यानी 300/100 और बढ़ जाएगा। बोलो भाई 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब आंसर कितना होगा? 3KE + KE बराबर 4KE। अब जरा देखिए और ध्यान सुनना बेटा, आपसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे दी, हेलो, और मोमेंटम पूछने की कोशिश कर रहा। हमेशा ये रिलेशन लगाओ ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके पास तो 2 रिलेशन तैयार है ना, 2 रिलेशन तैयार है। कौन कौन से? ये कौन किसके टर्म्स में? काइनेटिक इन टर्म्स ऑफ, और ये कौन है? मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ। तो अच्छा बताओ, ये बात तो लॉजिकली है ना कि आपको किसकी इंफॉर्मेशन पता है, क्या पता करना है? तो आपको मोमेंटम पता करना है जबकि काइनेटिक पता है। तो मोमेंटम पता करना है जबकि काइनेटिक पता है आपको। इसको लगा देते हैं हम लोग, हम लगाने जा रहे हैं नया मोमेंटम। बताओ अगर काइनेटिक चेंज हुई है तो क्या मोमेंटम भी चेंज होगा? तो नया मोमेंटम बराबर बेटा, नया मोमेंटम बराबर बोलो अंडर के अंदर फार्मूला बोलो, याद है तुम्हें? अंडर 2 वही रहेगा, मास भी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पहले KE थी, अब चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? KE की 4KE। कुछ बाहर आएगा क्या? क्या बेटा इसको ऐसे लिख दें, बहुत ध्यान से। मोमेंटम P था। अच्छा, P का रिलेशन बोल दो क्या है? √2mKE। अगर काइनेटिक चेंज है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो नया मोमेंटम बराबर अंडर रूट के अंदर बरोटा 2, यहाँ पे m वही रहेगा, KE वही की चेंज कितनी हो जाएगी? 4K। अब सही चलता। कुछ कॉमन बाहर आएगा क्या? 4 बाहर आएगा, क्या बन के? 2 बन के। तो 4 बाहर आ गया, 2 बन के। अंदर रूट के अंदर क्या बचा? 2 बचा, और कौन बचा? m बचा, और कौन बचा? KE बचा। अच्छा 2 बाहर रहेगा, ये कौन बन गया? ये बन गया पुराना मोमेंटम। तो मोमेंटम कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज। देख लो बेटा ध्यान से समझ लो, तरीका वही है, बस जैसी जरूरत वैसा फार्मूला। परसेंटेज चेंज बराबर नया माइनस पुराना अपॉन पुराना, नया माइनस पुराना अपॉन पुराना मल्टीप्लाई बाय 100। नया मोमेंटम कितना है? 2p। प्रीवियस कितना है? p। प्रीवियस कितना है? p मल्टीप्लाई बाय 100। 2p p चला गया, p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 100। p से p का आंसर 100%। कितने लोगों का सही था? ठीक है भाई, कितने लोगों का गलत था? शीट कहां तक पहुंचे थे? 1 2 3 4 5 6 हो गया था। 6 हो गया बेटा। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी कर लोगे। तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट क्या होगा? हाफ mv²। किसके बीच ग्राफ चाहिए? काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। 1 पावर का रिलेशन की 1 2 का रिलेशन। लीनियर की कर्व है, कर्व में कौन सा कर्व है? पैराबोला। तो जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे k भी बढ़ेगा। तो b और k के बीच का ग्राफ क्या? पैराबोला। पैराबोला में हमने सीखा कि जिसकी 2 पावर होगी उसकी दोनों एक्सेस कवर होगी, तो वेलोसिटी इधर भी कवर होगी, वेलोसिटी इधर भी कवर होगी। कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला सही। 6 का पहला वाला। नेक्स्ट बोलो बेटा 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7। आइए
velocity time graph of a mass 2 kg moving in a straight line is given. Work done by the forces, all forces on the particle. अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 kg का ब्लॉक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, उस पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सबका वर्क डन बताओ। ये कहा ना, हम तो सरल सी बात नहीं जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमको अगर ग्राफ दिया गया है किसके किसके लिए, टाइम वर्सेस वेलोसिटी का। अच्छा बताइए जरा ग्राफ देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में ग्राफ देखिए। शुरुआत में टाइम कितना था बेटा, शुरुआत टाइम कितना था 0, और इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 20 इन टर्म्स ऑफ मीटर प्रति सेकंड। टाइम बढ़ने के साथ साथ रफ्तार घट गई, 2 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी घटने कितनी हो गई 0। क्या वेलोसिटी में चेंज आया, तो काइनेटिक में भी चेंज। इसका मतलब हम लगा सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक फाइनल का फार्मूला हाफ ऑफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल का फार्मूला हाफ ऑफ mv इनिशियल स्क्वायर। कुछ कॉमन है क्या, हाफ, और क्या कॉमन है m, बनेगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ, मास कितना 2 kg, तो मास की जगह 2 kg, v फाइनल कितना बेटा, v फाइनल आई थिंक 0। वेलोसिटी घटते घटते कितनी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी के नाम पर कितना है 0, और इनिशियल वेलोसिटी के नाम पर कितना है 20। फाइनल वेलोसिटी के नाम पर 0 का स्क्वायर, इनिशियल के नाम पर बेटा बोलो 20 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 खत्म, माइनस 20 का स्क्वायर कितना 400। सो आई एम टेकिंग आंसर इज माइनस 400 जूल। ये माइनस 400 क्या बता रहा कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया। क्या हो गया, कैसे बता, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू, जरूर इस गाड़ी पर ब्रेक लगा है तभी इसकी रफ्तार घटते 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 कितनी हो गई है 0। राइट, क्वेश्चन संख्या 8। 7 नंबर तक सब क्लियर। 8 नंबर सवाल संख्या 8। as shown in the diagram, a particle is carried from point A to C via path this। अगर मामला ग्रेविटेशनल फील्ड का है बेटा, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप कहीं से कहीं है, सपोज करो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी अल्टीमेट फाइनल पोजीशन है, तो अंडर ग्रेविटी, जबकि आप जानते हैं ग्रेविटी कैसा फील्ड है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर किया गया जो भी वर्क होगा वो हमेशा रास्ते से मतलब नहीं रखा, यानी पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। हमेशा किस बात पर डिपेंड करेगा, स्टेट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और। तो ध्यान से देखो 3 रास्ते बनाए उन्होंने, हम कह रहे हैं तीनों रास्तों में सबसे अच्छी बात क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तीनों रास्तों का सेम है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब स्टेट में सेम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट हर रास्ते द्वारा केवल i से f तक ले जाया जा रहा है। इसका मतलब इनिशियल स्टेट सेम है, फाइनल चेंज सेम है, इसका मतलब चेंज के स्टेट सिमिलर है, भले पाथ अलग अलग हो। दूसरी बात, ग्रेविटी कंजर्वेटिव का रास्ते से कोई मतलब, तो इस रास्ते में जो काम होगा वही इस रास्ते में, वही रास्ते, तो हर रास्ते में काम बराबर, बट डन इज सेम इन ऑल केस। Work done is same in all cases. Work done is same in all cases, right? 9th number. 9th number. आपको भेंट करें थोड़ी सी बात, सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल 20 वोल्ट से, और ध्यान सुनो, 10 वोल्ट तक ले जाया है, प्लीज सुनिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल 20 वोल्ट से 10 वोल्ट तक ले जाया जा रहा है, तो ऐसे में चाहे रास्ते नंबर 1 से ले जाओ, चाहे रास्ता नंबर 2 से ले जाओ, और चाहे रास्ता नंबर 3 से ले जाओ, हर केस में वेक्टर सेम हो। चुकी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेक्टर का फार्मूला होता है W बराबर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। और फाइनल पॉइंट सपोज करो, हमेशा आप मान लीजिए 20 से 10 की तरफ गए हो, तो 10 हमेशा आपका कैसा पॉइंट रहेगा फाइनल, और 20 हमेशा कैसा रहेगा इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा, Q मल्टीप्लाई बाय फाइनल के नाम पर हमेशा 10, इनिशियल के नाम पर हमेशा 20, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना रहेगा 10 का। टोटल सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी
कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में भी हमेशा वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पर डिपेंड करता है। रास्ते से मतलब तो चाहे जिस रास्ते से जाओ हर केस में वर्क डन सेम आएगा, लेकिन ये मामला केवल किन फील्ड्स के लिए वैलिड है, कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के नाम पर जैसे फ्रिक्शन, रास्ता छोटा चलोगे कम वर्क डन करना पड़ेगा, रास्ता लंबा चलोगे तो वर्क डन ज्यादा, पाथ डिपेंडेंसी आ जाएगी। सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9। क्या ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट स्टेट ऑफ स्टेबल बेटा सुनते चलो। किसी भी चलो इसी बारे में कुछ बातें और डिस्कस हो जाएंगे। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन, और ध्यान सुनो, अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है, बेटा प्लीज सुनिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें विद माइनस साइन, तो ये आपको F दे देगा। क्या लिखना पड़ेगा बताओ? ठीक है, तो पढ़ लेंगे। ये तो सुने हो क्या होता है? वर्क बाय v बराबर u इनिशियल माइनस, ये तो याद है ना, वर्क के टाइप के हिसाब से वर्क बाय v बराबर u इनिशियल माइनस u फाइनल। अच्छा एक बात और, अगर हम इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि u माइनस कॉमन ले लो, ये u फाइनल माइनस u इनिशियल बन सकता है क्या? बन सकता है ना? अच्छा, वर्क बाय फील्ड इसको ले आओ, माइनस वर्क बाय फील्ड माइनस का रिवर्स समझना, हमने माइनस क्या कैसा करो, ऐसा करो, हमने माइनस ले लिया कॉमन, ये बन गया u फाइनल माइनस, तो जो माइनस कॉमन लिया था उसे इधर फेंक दिया, इतना ठीक है। अच्छा ये क्या है? वेक्टर का फार्मूला f डॉट dx और उसका इंटीग्रेशन है, छोड़ो हम करें, अगर आप यहां टुकड़ा देखेंगे तो यहां भी टुकड़ा मिलेगा, तो ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर वेक्टर का टुकड़ा छोटा सा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी छोटी सी होगी, तो यहां से माइनस हटाओगे वापस भेजोगे तो f बराबर बन जाएगा माइनस ऑफ du अपॉन dx। तो फील्ड का फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। समझा दिया? समझना आपको केवल इतनी बात। तो कभी भी हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दी होगी, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा करने से फोर्स मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पर और ध्यान सुनना, सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, सोते चलना, u दिया, u बराबर दिया 2x स्क्वायर माइनस 4x, इतना ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बता दो बेटा, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल आसान आसान बातें पूछ रहे हैं, कोई m मास रखा है और ये स्टैटिक कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर, तो आप एक बात तो कह सकते हो कि सर जितना इसका वजन काम कर रहा होगा नीचे की तरफ उतना ही इस पर नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी ऊपर की तरफ। तो इस समय अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, संतुलन पर है, रेस्ट पर है, तो इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा कि नेट फोर्स काम नहीं करेगी। नेट फोर्स काम कर, नेट फोर्स का मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ऐसे भी कह सकते हो। इसका मतलब बॉडी कौन सी कंडीशन पर है? संतुलन में, और संतुलन का मतलब इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बॉडी पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0। क्या बात ठीक है? अब जरा समझना इस बात को कैसे कोरिलेट करेंगे वहां से। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दी गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिस्टेंस यानी पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा। हमको मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसी दी गई, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके फंक्शन के फॉर्म में है? पोजीशन। x बदलेगा तो u भी बदलेगा, हम चाहे फोर्स निकालें, फोर्स बराबर। अच्छा फोर्स का पोटेंशियल से कनेक्शन होता है क्या? ये कनेक्शन होता है, और इधर का कनेक्शन है F बराबर माइनस टाइम्स ऑफ d by dx ऑफ u। u कितना है? 2x स्क्वायर माइनस का 4x। बराबर करो डिफरेंशिएशन, करते रहो डिफरेंशिएशन। F बराबर माइनस का, बोलो बेटा 2 2 जा
4x माइनस 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 प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4। इतनी बात ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स आ गया। हमसे किसी ने कहा फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या मतलब इस बात का? हमसे कह रहा है इक्विलिब्रियम बताओ। अच्छा, इक्विलिब्रियम कब बनता है? जब नेट फोर्स, तो ये तो फोर्स की इंफॉर्मेशन, अगर फोर्स की इंफॉर्मेशन को जीरो कर दें, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो क्या है कंडीशन इक्विलिब्रियम पे मिलेगी? जितना कह रहा उतना कर देना है। हम करने जा रहे हैं बेटा F नेट बराबर 0। F कितना है? माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। माइनस का 4 से ट्रांसफर करो, 4 बराबर 4x यानी x बराबर 4 से 4 कैंसिल, आंसर x बराबर 1 मीटर पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, x बराबर 1 मीटर पर संतुलन मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जरा सुनते चलना सुनते चलना सुनते चलना। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, सबकी कनेक्टिविटी आवश्यक है। हम शुरू से लेकर लास्ट तक फिर जोड़ देंगे, आपस बने रहना साथ में, है ना? आपको अपने याद करो कुछ करीब करीब 3 शेप्स की मदद से हम लोगों ने डिस्कशन किया था इक्विलिब्रियम का। अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ गया, नहीं पढ़ा सीख लो। अगर इस इरेक्ट बाउल में, सीधे बाउल के बॉटम पर अगर कोई बॉडी रखी जाए जो कि m मास की है, तो आई थिंक m कहां काम, mg कहां काम करेगा? नीचे। ईच एंड एवरी प्रेसिंग एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल नेचर। तो इस पर नेट फोर्स कितना है? 0। और जिस जगह पर नेट फोर्स 0 होगा उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम स्थायी है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये चेक करने का तरीका क्या है? आप बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम से हल्का सा धक्का देके देखिए, और जैसे ही हल्का सा झटका देंगे तो आई थिंक ये झटका देते ही इधर उधर ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। या तुमसे कहे कि अगर इसे झटका दोगे ऊपर की तरफ, तो इसके वेट का एक कंपोनेंट इसे वापस यहीं नीचे ले आएगा। अगर इसे धक्का दोगे इधर ऊपर की तरफ, तब भी इसके वेट का एक कंपोनेंट इसे वापस नीचे ले आएगा। इसका मतलब ये बॉडी यहाँ पर स्टेबिलिटी महसूस कर रही है, यहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रही है। तो अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम से लेफ्ट या राइट धक्का दिया, तो बताओ हमेशा हमेशा के दूर चली जाएगी कि वापस इक्विलिब्रियम वापस आएगी? वापस आएगी। तो जिस अगर इक्विलिब्रियम पे वापस आने की टेंडेंसी है, तो इसका मतलब ये पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हमारी बात समझ पाए? अच्छा, मान लो इस बॉडी को उठा करके, सिमिलर बॉडी को हम इस बाउल के इस बॉटम पर रखते हैं, mg कहां काम कर रहा है? Each and every pressing action has equal and opposite नॉर्मल नेचर। तो ये बॉडी बस जस्ट टिका दी गई है। तो नीचे काम करने वाला mg, ऊपर काम करने वाले नॉर्मल से बैलेंस है, तो n बराबर mg। नेट फोर्स कितना? बोलो बॉडी, अगर नेट फोर्स 0 तो मतलब बॉडी कैसी है? लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं। क्यों? स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप इस बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करिए, और जैसे डिस्प्लेस करोगे तो वापस इक्विलिब्रियम पर आएगी, हमेशा हमेशा की चली जाएगी। चलिए, अगर चली जाएगी इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन स्टेबल नहीं बल्कि अनस्टेबल। इट्स अ टाइप ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सुनते चलना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या की बात है? अब जरा पकड़ो बात को, अब जरा पकड़ो। हमको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन अगर पोजीशन के टर्म्स में दिया गया, यहां जाओ, यहां हमारा हाथ चलना मैं चलना, अगर हमको क्या दिया गया इसके टर्म्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफरेंशिएट करोगे पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा? और अगर फोर्स को बराबर 0 कर दोगे, तो फोर्स 0 जब होता है तो कौन सी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम में कितने टाइम? स्टेबल। और स्टेबल का मतलब होगा कि अगर आप बॉडी को इक्विलिब्रियम से धक्का दो, वापस बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पर आ जाए, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। और अगर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए तो इक्विलिब्रियम कैसा है? तीसरा होता है न्यूट्रल, वापस रिवर्स। ये आपका मतलब नहीं। इतनी बात क्लियर होगी? अब जरा सुनना, अब जरा सुनना। बहुत ध्यान से। सपोज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का कुछ ऐसा था, वो छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। ये जो पॉइंट ऐसे नंबर मान लो, जो पॉइंट यहाँ 2 नंबर मान लो, ठीक है बेटा? बहुत ध्यान से। हाँ जी, कोई पार्टिकल 1 नंबर पर रखो, कहाँ तो 1 नंबर। स्टेबल है कि अनस्टेबल? फोटो देख के बता रहे
असल में फोटोग्राफ में फर्क है, वो चित्र है, वो किसी बॉडी का चित्र है, एक ग्राफ है, दोनों बातों में फर्क है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो आप सोच रहे हो सही है। पसंद करा ना? एक्चुअली कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जो आप सोच रहे सही है। आप फोटो को ग्राफ से कॉन्साइड कर सकते हो। देखो जरा कैसे, इतनी सटीक बात निकल करके पकड़ना ध्यान से। आपने कहा ये कौन है? बोला बड़े उत्तर दे बेटा, ये कौन है? और ये कौन है? पोटेंशियल और पोजीशन के बीच। अच्छा, किसी ग्राफ की कितनी बातें काम की? स्लोप और अभी हम किस पर चर्चा करेंगे? स्लोप पर। पहले स्लोप पर चर्चा करते हैं, स्लोप पर। अच्छा, किसी ग्राफ का स्लोप होता क्या है? आपने कहा सर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ का देखो थीटा, थीटा से मिलेगा tan थीटा, tan थीटा स्लोप है, स्लोप बराबर d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी। ये सीखा था? चलो भाई कोशिश करो, कोशिश करो। पर कोई स्ट्रेट लाइन की कर्व है तो क्या डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा कि टेंजेंट खींचनी पड़ेगी? तो टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, जहां जरूरत वहां टेंजेंट खींच लो। हम एक नंबर पर टेस्टिंग करना चाहते हैं, जब मान लीजिए यहां पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर स्लोप खींच ऐसे टेंजेंट खींची, हम एक नंबर पर टेस्टिंग करना चाहते हैं, एक नंबर पर टेंजेंट खींच ली, टेंजेंट खींच ली। टेंजेंट मतलब होता है उस पॉइंट को टच करके जाने वाला। ध्यान से देखो, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आंसर दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस ग्राफ का कोई जनरल टेंजेंट खींचे, मान लीजिए ये कोई टेंजेंट, ये कोई टेंजेंट, हमने कहा अगर ग्राफ कर्व है तो कर्व पर खींचो टेंजेंट और टेंजेंट का स्लोप देखो। टेंजेंट का स्लोप देखने मतलब टेंजेंट का पहले देखो एक्स एक्सिस के साथ थीटा, वो तो जरा थीटा से मिलेगा और tan थीटा क्या देगा? और स्लोप होता है d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ। जगह पहचाना लग रहा है क्या? क्या ये फोर्स है कि माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स? आप ऐसा भी कह सकते हो कि ग्राफ u वर्सेस x अर्थात पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन के किसी भी कर्व ग्राफ के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप अर्थात du by dx अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए तो फोर्स मिल जाएगा। क्या समझ पाए आप? अब जरा कोशिश करते हैं, कोशिश करिए। चलिए बताइए एक और बात आपको पता, एक और बात, थीटा अगर 90 से छोटा तो tan थीटा सदैव पॉजिटिव है। एक बात, यदि थीटा 90 से बड़ा तो tan थीटा सदैव नेगेटिव है। अलग बात, दोनों बातें कॉन्सेप्ट करते चलना। थीटा 90 से, और ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना, थीटा 90 से और थीटा छोटा तो tan थीटा, और क्या थीटा ही स्लोप है तो क्या du by dx की जगह पर पॉजिटिव आएगा? और du by dx अगर पॉजिटिव आएगा, du by dx पॉजिटिव आएगा तो du by dx बराबर फोर्स होता है कि माइनस du by dx बराबर? हमने कहा अगर ये नंबर पॉजिटिव तो इसके पहले अगर नेगेटिव लगेगा तो प्लस इनटू माइनस, ऐसा करेंगे बेटा कि फोर्स बराबर है माइनस ऑफ du by dx। फिर सारी बातें सुनना, थीटा 90 से कम है, इसे टेंजेंट का थीटा 90 से कम, थीटा 90 से कम तो tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो du by dx पॉजिटिव, और du by dx पॉजिटिव तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बराबर नेगेटिव। तो फोर्स कैसा? फोर्स नेगेटिव को समझते हो? जो फोर्सेस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर डायरेक्टेड है उन्हें प्लस फोर्स मान के चलो, और जो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ उन्हें माइनस मान के चलो। तो इस पॉइंट पर फोर्स कहां की तरफ? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ या नेगेटिव? क्या सारी बातें समझ पाओगे? ये बात तो तुमको सिखानी थी। अच्छा चेक करते हैं, चेक करते हैं जो आपने सोचा वो सही कर। ग्राफ दिखाई दे रहा? ग्राफ दिख रहा? अच्छा भाई चलो ग्राफ कोई पॉइंट पकड़ लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो अच्छा आपका मन क्या कह रहा है? अगर 3 नंबर पर कोई बॉल लग दी जाए, स्टेबल है क्या स्टेबल? मैंने आपसे कहा फोटो बाय चांस सेम होती है, तो 3 नंबर पर अगर कोई बॉल लग दी जाए, स्टेबल क्या स्टेबल? हमारा मन कह रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है? फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एक काम करें, 3 नंबर पर एक टेंजेंट खींचो। क्या खींचो? टेंजेंट का थीटा कितना? थीटा 0 tan थीटा, अरे थीटा 0 तो tan 0 भी, स्लोप भी du by dx। अगर ये 0 तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो फोर्स भी। अगर इस पॉइंट पर फोर्स 0 है तो फोर्स 0 का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कितने टाइप होते हैं? स्टेबल और स्टेबल है कि अनस्टेबल? आपका मन कह रहा है अनस्टेबल, आपने कहा एक काम करो, इसको हल्का धक्का दो। हल्का धक्का दोगे जैसे पहले ले जाओ पीछे। कहां ले जाओ? पीछे। अब इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन देखो। फोर्स की डायरेक्शन देखने का
थीटा 90 से tan थीटा पॉजिटिव स्लोप भी du by dx पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बराबर धक्का आगे की पीछे। आपने धक्का कहां दिया था? पीछे। और धक्का लग भी कहां रहा? पीछे। क्या जिधर भाग रहा उधर भागता चला जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल होता तो आप धक्का पीछे, फोर्स लगता आगे। एक बार फिर दिखाएं। अच्छा इधर धक्का, आपकी धक्का कहां दिया? कहीं भी धक्का तो धक्का नहीं तो चेक टेस्टिंग कर रहे हैं। चलो टेंजेंट खींचो यहां पे। ये टेंजेंट का थीटा हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हैं। थीटा 90 से, अगर थीटा 90 से थीटा बड़ा तो tan थीटा और tan थीटा नेगेटिव तो स्लोप भी तो du by dx भी। ये नेगेटिव पॉजिटिव मतलब धक्का आगे की पीछे। धक्का दिया कहां था और फोर्स भी कहां? क्या जिधर धक्का दिया उधर भागती चली जाएगी? स्टेबल के लिए स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का फोटो बोल भाई। और यहां चेक करते हैं मन क्या कह रहा है तुम्हारा मन क्या कह रहा है? स्टेबल के स्टेबल है। अच्छा वो चेक कर लेते हैं। चलो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। थीटा कितना? tan थीटा स्लोप फोर्स 0 का मतलब इक्विलिब्रियम। जरा धक्का आगे देके देखो, यहां पे ले जाओ, धक्का दो आगे, धक्का दो। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो तुमने धक्का दिया आगे और फोर्स लगना चाहिए पीछे, फोर्स आना चाहिए। हमारा धक्का आगे और फील्ड का फोर्स पीछे आएगा। और चेक करते हैं किसी पॉइंट पर फोर्स चेक करने के लिए क्या खींचो और टेंजेंट अगर खींचोगे तो टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनेगा। थीटा 90 से और थीटा 90 से छोटा तो tan थीटा और tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप भी tan थीटा पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव du by dx पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बराबर धक्का आगे के पीछे। आपने कहां दिया था? फील्ड कहां लगा रही? तो फील्ड वापस होना चाहती है। स्टेबल के स्टेबल क्या पहचान लोगे? कोई समस्या? तो जो आप सोच रहे हो ग्राफ देख के भी सही है। अब जरा सदी के पास सवाल का आंसर दो ना मानो। सवाल अच्छा था, चर्चा लायक था, इसलिए चर्चा करी। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? क्या आप मुझे बता दिए स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो भाई आंसर दीजिए। ए पार्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा। ए पार्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम है कहां पर? ओरिजिन पर। कहां पर है? अच्छा बी पार्ट में ओरिजिन पर क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या? स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट। अब बेटा जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे आप 2 मिनट तक का नोट करते चले। हम लिखवाते हैं हेड डालते हैं डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉमा स्टेबिलिटी। डिस्कशन ऑफ बात नहीं बिल्कुल बात नहीं। इक्विलिब्रियम है स्टेबिलिटी। एक पॉइंट को कह पर जैसे बोलना वैसा लिखो, जैसा बोलना है वैसा आप लिखते चले। इनफैक्ट बोर्ड पे देखते चलो, बोर्ड पे देखो ऐसे u is equal to fx। बोर्ड पे देखते चलो। u आपका पोटेंशियल एनर्जी है और fx का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। बहुत बहस चलना, राइट? जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है भाई, हम फोर्स तक पहुंचना चाहते हैं। तरीका क्या है? आंसर क्या बेटा? F बराबर अब बोलते जाओ F बराबर माइनस ऑफ du अपॉन dx। ऐसा करने से फोर्स मिलता है, ऐसा करने से फोर्स मिलता है। अब जहां जहां F नेट बराबर 0 वो स्टेट क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। वो स्टेट इक्विलिब्रियम कहलाएगी। और इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप। तो है, हालांकि 3 न्यूट्रल भी आता है, लेकिन हम 2 टाइप डिस्कस करेंगे। 2 टाइप में जैसे ये वाला टाइप है आपका, इट इज टाइप ऑफ सीधा कटोरा और इट इज टाइप ऑफ उल्टा कटोरा। पता नहीं बेटा सारी बातें ठीक से डिस्कस करोगे? अच्छा बताइए नीचे कौन काम करेगा? बॉडी का वेट यानी कि mg। नोट करते वक्त देखते भी चलो बेटा, अच्छे समझ में आएगा।
mg. Each and every pressing action has equal and opposite normal reaction. So इस बॉडी पर जितना n ऊपर उतना mg नीचे, तो बॉडी पर बताओ नेट फोर्स कितना? तो नेट फोर्स कितना? 0. इसका बॉडी कंफर्म किस स्टेट पर है? बोलो F नेट 0 आने का मतलब बॉडी पर इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा है ये सर्टेन? अगर आपने इसे धक्का दिया ऊपर और वापस आ गई है नीचे, इसका मतलब अगर बॉडी ने अपनी ओरिजिनल टेंडेंसी को, ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की टेंडेंसी है, तो इसका मतलब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर, दिस इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी में अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पर। अच्छा, यहां भी नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम यहां भी है, संतुलन बना है जैसे तैसे। अभी जरा धक्का दो तो लुढ़क जाएंगे। नीचे कितना? mg, ऊपर कितना? n, नेट फोर्स कितना? 0। अगर आपने इसे जरा सा भी पुश कर दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल टेंडेंसी रिगेन नहीं करेगी, बल्कि भागती चली जाएगी। बॉडी विल परमानेंटली मूव, permanently displaced, it is unstable, it is unstable equilibrium, right? graphically देखा जाए, जितनी बातें समझाई सब लिखवा रहा बेटा, पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ये पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे? सो बेटा सोते चलो, सोते भी चलो। आप ये ग्राफ लीनियर नहीं बल्कि कर्व है, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या खींचनी पड़ेगी? हम सारी बातें लिख दे रहे हैं, छोटी छोटी बातें। टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट का क्या देखिए? हेलो, टेंजेंट का थीटा, टेंजेंट का थीटा। थीटा की दो वैरायटी। थीटा अगर 90 से छोटा तो आंसर हमेशा, और जो थीटा 90 से बड़ा तो आंसर हमेशा। अच्छा, आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? हेलो, एक मिनट सबका साथ। आपको सबसे पहले ग्राफ की टेंजेंट में सबसे पहले क्या मिलेगा? थीटा। थीटा से मिलेगा, और tan थीटा ही कहलाता है। स्लोप देगा d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी, d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी। और अगर इतना मिल गया तब तुरंत फोर्स हो सकते हैं, क्योंकि फोर्स बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ du by dx। अगर फोर्स डायरेक्टेड है आगे आगे आगे, अगर फोर्स आगे डायरेक्टेड है तो पॉजिटिव, और फोर्स अगर बैकवर्ड डायरेक्टेड है फोर्स नेगेटिव। तो अगर आप इस पॉइंट पर, एक मिनट सभी लोग टेस्टिंग कर सकते हैं मेरे साथ, अगर इस पॉइंट पर बॉडी आ जाए गलती से, यहां की बॉडी, एक नंबर पॉइंट की बॉडी अगर गलती से लड़कते लड़कते इस पॉइंट पर आ जाए, गलती से लड़कते इस पॉइंट पर आ जाए, तो जैसे ही इस पॉइंट पर आएगी आप इस पॉइंट पर टेस्टिंग करोगे। हेलो, एक मिनट जॉब कर दो। जैसे बॉडी अगर आपने यहां पर रखी, आपने कहा सर बॉडी अभी तो संतुलन में, लेकिन बॉडी को हल्का सा धक्का लगा, बॉडी यहां आ गई, आपको पता है कि बॉडी वापस नहीं आएगी, फिर भी टेस्टिंग कर रहे हो कि लो हमारा धक्का फील्ड का धक्का क्या कर कॉन्साइड कर दिया, हमारा धक्का नीचे, फील्ड भी धक्का दे रही आगे, बॉडी भागती चली जाएगी। हमारा धक्का नीचे, फील्ड का धक्का पीछे की तरफ, बॉडी रिगेन कर लेगी। तो देखने जा रहे हैं बेटा। अच्छा, जैसे बॉडी यहां पे आई, यहां पे खींची टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप 90 से, बोलो 90 से, टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का जो थीटा है वो 90 से, और 90 से बड़ा tan थीटा, और tan थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो du by dx नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, फोर्स कैसा? धक्का लग कहां रहा? आगे। आपने भी धक्का आगे दिया, फील्ड भी धक्का कहां लगाएगी? आगे की तरफ। बॉडी भागती ही चली जाएगी, इट विल नेवर कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। नहीं समझाएगा? अच्छा बताओ पहले, फोर्स फिक्स है कि वेरिएबल है? फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? F बराबर रोटा 20 प्लस डेल्टा। तो बच्चा नोट नहीं कर रहा, नोट करो। 2-4 मिनट का काम और।
10 और 11 कल डिस्कस करेंगे बेटा। एक फोर्स है इसी बॉडी पर लग रहा है 20 + 10y, फोर्स दे दीजिए फोटो नंबर 12। फोर्स ऑफ F बराबर 20 + 10y act on a particle in y direction, ठीक है भाई। तेरा वर्क डन ऑन मूविंग y बराबर 0 से y बराबर 1, दैट ऑफ फोर्स फिक्स है कि वेरिएबल। तो W बराबर Ft cos थीटा के dW वाला, dW का फार्मूला होता है F × dx। अच्छा dx होता अगर x एक्सिस में शिफ्टिंग होती या फोर्स x के हिसाब से वेरिएबल होता, अब की बार तो फोर्स y के हिसाब से तो F × dx की इक्वल टू dy। इधर भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो dw का इंटीग्रेशन बना देगा w, f की जगह जा रहा है बेटा वैल्यू रख रहे हैं, f कितना हो जाए बोलते जाओ, f की जगह हो जाएगा 20 + 10y मल्टीप्लाई बाय dy। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, तो 20 तो 20 रहेगा, सॉरी दो स्टेप इंटीग्रेशन होगा, एक हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 20 × dy बोलो बेटा, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10y × dy। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, यहां कहां से 0 से 1 देखते चलना बेटा। w बराबर क्या हो जाएगा बेटा, w बराबर 20 कांस्टेंट का बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना हो जाएगा y। लिमिट कहां से कहां तक, बोलो 0 से 1 प्लस 10 कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बाहर, 10 बाहर y dy का इंटीग्रेशन y² 2। लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से 1। बोलिए लिमिट अप्लाई करिए, 20 डब्बे के अंदर कितना, अपर लिमिट पहले 1, लोअर लिमिट कितनी 0, प्लस का प्लस, 2 से काटो 5 डब्बे के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, आई थिंक बन जाएगा 20 × 20, 5 × 5, 20 × 5 25 जूल। कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया, शाबाश, कोशिश करते रहिए, जरूर लगाया उनका आंसर सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, force act on 30 gram particle in such a way that position as a function of time is given work done during 4 seconds। मतलब फोर्स वेरिएबल दिया है कि पोजीशन टाइम वेरिएबल दी, तो सुनना बहुत ध्यान सुनना बेटा, क्या x दिया है, मैं हिंट दे रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे मैं फिर बता दूंगा। x बराबर दिया बेटा 3t, बोलो माइनस का 40² और प्लस का t³। आंसर बता बेटा, वक्टर कैसे निकालो, जल्दी बहुत सारे तरीके हैं, लोग पहले उससे भी जा सकते हैं, वक्टर कैसे निकालो। एक तरीका तो ये कि इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dx / dt, इससे क्या मिल जाएगा, तो आप वेलोसिटी निकाल लो 2 बार, एक निकाल लो t बराबर कम से कम तक है 0 पर, एक निकाल लो t बराबर 4 पर, अब इसके बाद निकाल लो चेंज इन हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। क्या मेरी बात समझ पाए, एक तरीका ये है, दूसरा क्या तरीका है, दिस मेथड नंबर 1 वेरी फैंटास्टिक। एक और मेथड है सेकंड नंबर, प्लीज ध्यान दें, dw बराबर बोलो बेटा, बोलो dw बराबर f * dx। f बराबर क्या होता है, ma into इतना ठीक है, ठीक है, a मिल जाएगा, dx/dt करोगे तो और dv/dt करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम मिलेगा, ठीक है। इसको तुम यहां से चुरा सकते हो, ध्यान से देखो तो dx बराबर कितना हो जाए, अगर दोबारा समझोगे तो मैं लिख सकता हूं उस बात को बेटा, आप ध्यान दोगे तो dx/dt बराबर किसके है, तो क्या dx की जगह पर v dt लिख सकते हो, आप इसको यहां से कॉपी कर लो, टाइम की लिमिट करना कोशिश करना, इस सर्कल के साथ ग्राफ और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन सबको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। टुमारो विल बी द नियरली लास्ट लेक्चर ऑफ दिस।